वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 नवंबर 2021 और 26 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था इस प्रश्न से रिलेटेड और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप यहाँ रखिए। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चीज़ों को आप लंबे समय तक के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि घनश्याम शाह। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर के रहने वाले घनश्याम शाह को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है जमालपुर की, तो जमालपुर से रिलेटेड एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो जमालपुर के बारे में उस पॉइंट को हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है कि एशिया का प्रथम रेलवे कारखाना जमालपुर रेल इंजन कारखाना है जो इस वर्ष 8 फरवरी 2021 को अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप के रूप में जमालपुर कारखाना की स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वाष्प इंजन का निर्माण करना था। ये संबंधित जानकारी ध्यान रखना आपको। 8 फरवरी 1862 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये वाष्प इंजन का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि कह सकते हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला रेलवे कारखाना था जमालपुर रेल इंजन कारखाना। अब यहाँ पे बात आई है वाष्प इंजन की, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया यानी कि इसके आविष्कारक कौन है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जीके का बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर करते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नल संतोष बाबू इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ाई करते हुए वीरगति पाने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल भीखूमल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर यह लिखा कि कर्नल संतोष बाबू का पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी बी संतोषी और मां मंजुला को सौंपा गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि सेना ने उनके सम्मान में उनके नाम पर पूर्वी लद्दाख की 120 नंबर चौकी पर स्मारक भी बनवाया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है महावीर चक्र से रिलेटेड कि महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना, इस श्रेणी की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर है यानी कि सबसे बड़ा जो सम्मान है यह है महावीर परमवीर चक्र और दूसरे स्थान पर है महावीर चक्र। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस देश ने गाओफेन 1103 उपग्रह लॉन्च किया है। आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन इसी प्रकार से होगा। तो इसका जो मतलब कह सकते हैं जो लॉन्च किया गया ये चीन के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉग्निशन उपग्रह लॉन्च किया है। आप यहां पर इस इमेज में भी देख सकते हैं ये जो लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इसमें ऑप्टिकल रेजुलेशन के साथ विशिष्ट उपग्रह शामिल है और यह वर्ष 2021 में चीन का 44वां लॉन्च था। यानी उपग्रह की बात करें तो ये मतलब अंतरिक्ष में चीन की तरफ से ये 44वां लॉन्च किया गया था, मतलब कि 44वें नंबर पे था। और यहाँ पे हमने लिखा कि इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, भूमि अधिकारों की पुष्टि, सड़क नेटवर्क डिजाइन, शहर नियोजन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम आदि के लिए किया जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गाओफेन 1103 उपग्रह। अभी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में निजी क्षेत्र को थीम आधारित ट्रेनों के संचालन का मौका दिया गया है, इस ट्रेन का नाम क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मतलब कि ये ट्रेन है, ये थीम आधारित ट्रेन है और ये निजी क्षेत्रों या फिर कह सकते हैं प्राइवेट कंपनियों को चलाने का मौका दिया गया है। तो इस ट्रेन का नाम क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है भारत गौरव ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्र को थीम आधारित ट्रेनों के संचालन का मौका दिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारत गौरव ट्रेन नाम से चलने वाले इस विशेष निजी ट्रेन का किराया, खान पान और अन्य सुविधा का पैकेज निजी कंपनियां ही तय करेगी या फिर निजी कंपनियां ही करेंगी। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इसके पहले चरण में लगभग 200 ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव है। और अगले पॉइंट में हमने लिखा कि वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और यह रेल मंत्री के साथ साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात आई है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड एक फैक्ट को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे ने की है। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रेलवे की चर्चा हो रही है तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और यहाँ से कई बार बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंप्लीट चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह याद रखें, पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। यानी कि वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें कि पूर्व मध्य रेलवे भी एक है और यह बिहार के हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इसके अंतर्गत यानी कि हाजीपुर में जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। ये कुल मिलाकर 5 रेल मंडल इस मतलब कह सकते हैं जोन में शामिल है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर के महाप्रबंधक है। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे और तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। और ये सभी चीज़ों को अगर आप नोट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग इसे नोट कीजिए, अन्यथा नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इसका पीडीएफ फाइल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में जैसा आपको सहूलियत लगे आप उस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 23 नवंबर 2021 को समन्वित सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी हाल ही में 23 नवंबर को समन्वित सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ने 23 नवंबर 2021 को इंडोनेशियाई पोत के साथ 2 दिवसीय समन्वित सैन्य अभ्यास की शुरुआत की या फिर सैन्य अभ्यास शुरू की है। तो ये अभ्यास शुरू हुआ इंडोनेशिया के साथ। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि समुद्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और यह अभ्यास दोनों मित्र या फिर 2 मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को बढ़ाएगा। और यह इसका 37वां संस्करण है, जिसमें कि दोनों देशों के समुद्री निगरानी विमान भी शामिल किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये इसका 37वां संस्करण है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि दोनों देशों के बीच 2002 से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो ये संबंधित चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। और बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में भी एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है कि दुनिया में अगर हम बात करें मुस्लिम आबादी की, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही निवास करती है पूरे विश्व में, और दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व सैन्य तनासा चुन डू वान का निधन हो गया है। यह भी हॉट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, और ये दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य तानाशाह थे, जिनका नाम था चुन डू वान। अब यहाँ पर इनको आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डू वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि चुन डू वान सेना में मेजर जनरल थे और दिसंबर 1979 में उन्होंने सैनिक के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अगर हम बात करें चुन डू वान की, तो ये मेजर जनरल थे और इन्होंने 1979 यानी कि 1979 में उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा किया था दक्षिण कोरिया में। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इसके दौरान सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक और प्रदर्शनकारी मारे गए थे और हजारों को जेल में डाला गया था, और जिसके कारण देश में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गया था।
और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से अगर कोई पाप होता है तो पाप का भी अंत जरूर होता है। तो वही हुआ, और किंतु जनता के भारी दबाव के बाद चुंडू वान को वर्ष 1988 में पद छोड़ना पड़ा और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की अनुमति देनी पड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चे में, इनके निधन पे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स के एक प्रश्न को यहाँ पर ऐड किया, दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा नूरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ये है पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो सभी जानकारी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5,000 करोड़ रुपए के SK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी है। और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के साथ ये मतलब कर सकते हैं समझौते को मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के SK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये आपको ध्यान रखना, मंजूरी अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि इस सौदे के तहत 7.5 लाख रूसी असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री में किया जाएगा। यानी कि इस सौदे के अंतर्गत जो इसका निर्माण कार्य होगा ये अमेठी में किया जाएगा, जिसके तहत कह सकते हैं 7.5 लाख रूसी असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि मार्च 2021 में चीन और रूस से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया था। और साथ साथ हमने अगले पॉइंट में ये लिखा कि रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार बैकाल झील में अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया था। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको ये सारी जानकारी भी याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसके बारे में तमाम चीज़ें बता दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। दरअसल वर्ष 2020 में यह कानून राज्य के लिए 3 राजधानियां स्थापित करने के उद्देश्य लाया गया था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जगह आप पढ़े होंगे कि आंध्र प्रदेश भारत का 3 राजधानी वाला कह सकते हैं राज्य है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ऐसा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि अब यहाँ पर इसे निरस्त करने की घोषणा की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार ने विवादित आंध्र प्रदेश के विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास कानून 2020 को निरस्त करने के लिए 22 नवंबर 2021 को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। यही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, और इन्हीं के द्वारा मतलब इस कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक कह सकते हैं पारित किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने, यानी कि मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा में बताया कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस कानून को निरस्त किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। और एक पॉइंट हमने ये भी ऐड किया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आई थिंक ये 1954 में भाषा के आधार पर गठित हुआ था, एकदम मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1954 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में ही आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है और उसका नाम क्या है, तो आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि आंध्रा खुला विश्वविद्यालय ये भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। और यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 नवंबर 2021 को इसकी घोषणा की। इसके तहत इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तो ये प्रश्न एक हॉट टॉपिक की श्रेणी में है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आए दिन ये दूसरा कह सकते हैं, मतलब कि इस तरह का घोषणा किया गया है। इससे पहले एक मतलब रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इस वाले पॉइंट में हमने उसे भी लिख दिया है कि इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो दोनों मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो दोनों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को ऐड किया है कि मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में ही स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे जो आप फैक्ट देखते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप निश्चित तौर पर सफलता चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट को आपको निरंतर पढ़ना होगा। और आपको मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि चैनल पर रोजाना वीडियो अपलोड होता है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। जितने वीडियो चैनल पे अपलोड है प्रीवियस वीडियो आप उनको भी देख सकते हैं, अन्यथा आपके पास समय नहीं है तो आप इसका PDF से जरूर पढ़िए, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एग्जाम में लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे BPSC एग्जाम में। तो ये श्योर रहिए कि 40 प्रश्न में अगर आपका पूरा का पूरा कमांड रहेगा तो आपका सफलता निश्चित आपके हाथ में रहेगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, अल सल्वाडोर। ये एक अमेरिकी राज्य है और अमेरिकी राज्य नहीं बल्कि अमेरिकी देश है और इसी के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर ने अब दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बताया था, जो कि अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिन्होंने बिटकॉइन को या फिर कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया था। ये भी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग ये सारे पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दाव लगाने का ऐलान किया है और इसी के तहत ये मतलब कि बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए बिटकॉइन सिटी बनाने की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि हाल ही में अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया गया था। ये जानकारी एकदम से विस्तार पूर्वक मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि यह बिटकॉइन सिटी इस प्रकार से बसाया जाएगा कि इसे जब हवा में से देखेंगे तो बिटकॉइन का सिंबल नजर आएगा। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को लिखा कि हाल ही में अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का पहला देश बना जिसे कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। मध्य अमेरिकी देश की अगर हम बात करें तो ये पहला देश है जिसे कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अब हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिटकॉइन की यानी कि क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। यहाँ से सभी चीज़ों को हम लोग एकदम से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। आप यहाँ जो इस इमेज में देख रहे हैं यही क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन का कह सकते हैं सिंबल है और ये कह सकते हैं एक वर्चुअल करेंसी है, जिसके बारे में यहाँ पे हमने कंप्लीट जानकारी लिखा है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में हुई थी और इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। कहीं कि आप बिटकॉइन भी लिखे देखते होंगे और साथ ही इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा कि इसमें पेमेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ ऑलरेडी, बहुत दिन पहले मैंने दिया था। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्निक आखिर है क्या। तो हजारों कंप्यूटर जब एक साथ वर्क करता है किसी एक काम पर उसे ही ब्लॉकचेन टेक्निक कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो यही इसका मतलब कर सकते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है। और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा है कि इसकी शुरुआत यानी कि बिटकॉइन अर्थात वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी ये सातोशी नाकामोतो ने किया था। और जिस तरह से रुपये की यूनिट पैसा और डॉलर की यूनिट सेंट होता है वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सातोशी कहलाता है। इन्हीं के नाम के आधार पर यह लिखा गया है सातोशी। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ये मतलब कैसे ये शख्स कौन है ये अभी भी अनजान है, यानी कि इस शख्स का अता पता नहीं है, लेकिन इनका नाम है सातोशी नाकामोतो जिन्होंने इसका कह सकते हैं शुरुआत किया था। ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि IIT गुवाहाटी में भी हाल ही में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है। यह भी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया IIT गुवाहाटी में। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम का उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्योगों के साथ अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना और साथ साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करना ही इसका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापार नीति फोरम का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभी हाल ही में ये अमेरिका के साथ ये व्यापार नीति फोरम का आयोजन किया गया है भारत द्वारा।
अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नीति फोरम का आयोजन किया गया और फोरम ने दोनों देशों के बीच, यहाँ पे ने नहीं बल्कि में होना चाहिए, फोरम में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की आगामी उच्च स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया और साथ ही साथ संभावित लक्षित टैरिफ कटौती को लेकर के विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना, इस फोरम में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई और इसे आगामी उच्च स्तर पर ले जाने का संकल्प भी लिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं लक्षित टैरिफ कटौती है, यानी कि जो मतलब इसका लक्ष्य निर्धारित है वो टैरिफ कटौती का, तो उसको भी लेकर के इसमें मतलब कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस फोरम का उद्देश्य कृषि, गैर कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा पर एटीएफ के कार्य समूहों को सक्रिय करना तथा लाभकारी तरीके से परंपरागत चिंता के मुक्त का समाधान करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न कि हाल ही में किस समाजसेवी संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसको विस्तार पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे आगामी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जो ऐप लाया गया है इसका नाम है बीपीएससी मेकर ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उसे आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। इसके तहत आप देखेंगे कि आपको यहां पर टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो माध्यम में है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये ऑनलाइन और साथ साथ इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलेगा। और यहाँ पे हमारा अगला है करंट अफेयर, जो आप इस सीरीज के अंतर्गत वीडियो देखते हैं, तो इसका डेली और मंथली और जो सालाना जो करंट अफेयर्स आएगा, वार्षिक अंक, वो सभी प्राप्त करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स इसमें शामिल होंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, निरंतर ये 2 साल से करंट अफेयर्स का ये सीरीज यहाँ पर इस चैनल पर चल रहा है। और यहाँ पर इस ऐप पर आपको इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ और भी है जो कि इस मतलब कि ऐप पर आपको मिलेगा। बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, संपूर्ण बिहार जीके 2020 का करंट अफेयर्स और भी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिलेगा। आप चाहिए प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कीजिए और मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोग से ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये 23 जनवरी को आयोजित होना है। 23 जनवरी 2022 को ये आयोजित होगा। तो ऐसे में आपके पास समय का अभाव है, जल्दी से इसे डाउनलोड करके इसका स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।